वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेक्टर। वेक्टर में भी हम लोग 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इस तीनों ही पॉइंट को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट, लेट मी टेल यू समथिंग कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक को समझने के लिए। तो चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, लॉज ऑफ मोशन हो, जो कि आगे के टॉपिक्स हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि जैसे वेक्टर जो होता है, हमने ये पढ़ रखा पहले ही कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होता है। बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक ब्लॉक मान लीजिए सरफेस पे रखा हुआ है ना। तो इस पे अगर हम लेट्स से 5 न्यूटन का फोर्स राइटवर्ड लगाएं, ठीक है, तो हम इमीडिएटली कह सकते हैं कि ये इधर मूव करेगा। ठीक है, बट अगर हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस तरफ से लगाएं, तो इसका एक्सेस अभी ये इधर मूव करेगा और अभी ये इधर मूव करेगा। ये कुछ सर्टेन एक्सेलेरेशन से मूव करेगा अगर यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही केस में मेरा जो फोर्स का वैल्यू है वो तो सेम है ना। जैसे देखिए, जैसे इसी को हम इसका एग्जांपल ले हम, तो अगर हम इसको ऐसे इधर से पुश करें, तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर पुश करें तो ये इधर मूव कर रहा है। अगर इसको हमने इधर से पुश किया तो ये इस तरफ लेफ्टवर्ड मूव करेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में 5 न्यूटन का ही फोर्स था, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट था वो डिफरेंट था, क्योंकि दोनों की वजह से जो मोशन हो रहा था इस ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या 5 न्यूटन किधर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उसके अकॉर्डिंगली जो इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मतलब देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज जहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताना ज़रूरी है, राइट। बट अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे हम करंट की बात करें तो करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट स्टिल ये वेक्टर नहीं है, इसको हम स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब है कि जरूर वेक्टर के डेफिनेशन में कुछ मिसिंग है। तो वेक्टर को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एज ए वेक्टर क्वालिफाई करने के लिए एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। तो वेक्टर को एज ए वेक्टर क्वालिफाई करने के लिए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना, डायरेक्शन होना चाहिए, और इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब जैसे अगर 2 kg और 3 kg मास को हम ऐड करें तो सिंपली 5 kg हम कह सकते हैं। बट अगर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, तो उस दोनों के बीच में क्या ओरिएंटेशन है, रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लॉक है, अगर हमने 2 न्यूटन का फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं तो ये बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगा। बट अगर सेम पेयर के लिए अगर 2 न्यूटन इधर लगा रहे हैं और 2 न्यूटन इधर लगा रहे हैं तो अब ये मूव नहीं करेगा, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मेरे पास दोनों पेयर है दोनों ही केस में सेम है, बट दोनों का जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है नहीं। तो मतलब इन केस ऑफ वेक्टर जो ओरिएंटेशन होगा वो भी मैटर करता है। जैसे यहाँ पर अगर कहें तो दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे दोनों फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, 2 + 2 4 नहीं कह सकते हैं, वो 4 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर को एज ए वेक्टर क्वालिफाई करने के लिए सर्टेन वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना पड़ेगा। जो वेक्टर लॉ, तो उसी को हमने लिखा है कि इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है।
तो जैसे करंट की हम बात कर रहे थे, तो करंट क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी? जैसे हम पहले फोर्स की बात करें, तो अगर मान लीजिए कि दो फोर्स, मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स इधर है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर है ना, तो ये अगर सर्टेन एंगल पे काम कर रहा है, अगर ये 90 पे काम कर रहा है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ और होगा। अगर ये एंगल 60 पे है तो रिजल्टेंट कुछ और होगा। अगर 0 होगा तो उसका रिजल्टेंट कुछ और होगा। अगर 180 होगा तो उसका रिजल्टेंट कुछ और होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा कि इस दोनों के बीच का ओरिएंटेशन क्या है। मतलब हम यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं कर सकते। हम जैसे जैसे एंगल को चेंज करेंगे इस दोनों का रिजल्टेंट भी चेंज होता रहेगा। नहीं, आप ही सोचिए कि किसी ब्लॉक पे अगर किसी पार्टिकल के साइमल्टेनियसली हम इधर से लगाएं 5 न्यूटन फोर्स और यहाँ से लगे 5 न्यूटन फोर्स, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है इस प्लेन में, एक फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, लेट से ऐसे लगा रहे हैं, एक ऐसे लगा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कहीं इधर होगा, इस तरफ होगा। नहीं, तो ये तो हुआ फोर्स का केस। बट अगर जैसे करंट की हम बात करें, तो करंट अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग ब्रांच में, यहाँ 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पर इस दोनों का जो इफेक्ट होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, यहाँ पे 10 एम्पियर ही होगा, इरेस्पेक्टिव कि इस दोनों ब्रांच के बीच कोई भी एंगल हो, चाहे 60 हो, 90 हो, कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एंगल बिटवीन दीज टू ब्रांचेस, यहाँ पर जो एंगल हो, यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट होगा वो 10 एम्पियर ही होगा। अनलाइक दिस वन, यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स के रिजल्टेंट कुछ और होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर अगर वेक्टर को एज ए वेक्टर की तरह, वेक्टर किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एज ए वेक्टर तभी हम ट्रीट कर सकते हैं जब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, एंड इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो करंट इसी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से हम उसको स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स तो हमें पता ही है वेक्टर का। जैसे एग्जाम्पल्स वेक्टर का हमें पता है, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। वेक्टर का एग्जाम्पल अगर हम लें तो फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब एटसेट्रा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फिर स्केलर की हम बात करेंगे तो स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया, जैसे अगर हम मास की बात करें, मास हो गया, स्पीड हो गया, है ना। ठीक है, ये सारा जो है ये सारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो जैसे हमने फोर्स ही लगाया इस डायरेक्शन, मान लीजिए कि यहाँ पे इस पे हमने फोर्स लगाया, ऐसे लगाया फोर्स, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया ये। ठीक है, तो ये जो एरो होता है, ये एरो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। एरो का जो लेंथ होगा, मतलब एरो का जो लेंथ हो, ये जो लेंथ हो गया, तो लेंथ जो है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है इसके डायरेक्शन को बताएगा, है ना। ये डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, हम लोग सिंबल जो यूज करते हैं वेक्टर के लिए वो हो गया, ऐसा कुछ होता है, या तो ऐसे दिखा सकते हैं, और इसको बोल्ड लेटर में भी दिखा सकते हैं। ये दोनों तरीका है, बट नॉर्मली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, है ना। फॉरेन राइटर्स के बुक में आप देखिएगा कि ये बोल्ड लेटर को यूज़ किया गया है, बट हम लोग इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कन्वीनियंट है लिखना। ठीक है, तो ये सिंबल है। फिर मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और सिंपली ए, दोनों तरीका है। तो किसी भी चीज़ में जब मॉड लग जाता है तो वो क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, तो या तो मॉडुलस ऑफ ए, है ना, और ए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला टाइप है कि इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर क्या होगा कि दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम इक्वल बोलेंगे
अगर इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, ए इज पैरेलल टू बी, है ना। यहां पर अगेन पैरेलल एंटी पैरेलल दो वर्ड होता है। पैरेलल मतलब हुआ कि जैसे दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, और एंटी पैरेलल क्या हुआ कि एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो ये एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स में दोनों का मॉडुलस सेम होगा और जो डायरेक्शन होगा वो पैरेलल होगा। फिर आता है ऑपोजिट वेक्टर्स, है ना। ऑपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर भी आप कह सकते हैं। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना। तो यहां पर भी मॉडुलस हम लोग सेम लेते हैं, एंड यहां पर ए और बी एंटी पैरेलल होगा, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये ऑपोजिट वेक्टर हो गया। अब तीसरा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर जैसा नाम से क्लियर है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम। तो जैसे एक वेक्टर इधर काम कर रहा है, एक इधर वेक्टर इधर काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, कि यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो कैसा हो गया, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मतलब क्या होगा, इसका लिटरल मीनिंग देखें, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। फिर हम लोग आते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो मैथ्स में हमने पढ़ा था कोलिनियर लाइन, बट यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है वेक्टर के केस में। यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है वेक्टर में, कि अगर वेक्टर का किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल मूव कराया जाए तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर काम कर रहा है, इसको पैरेलल हम ले जाएं, पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो जैसे कोलिनियर में हम इस दोनों वेक्टर को भी कोलिनियर बोलेंगे, ये तो होगा ही कोलिनियर। और अगर ये ए और बी ऐसा हो जाए तो ये भी कोलिनियर होगा, क्योंकि हम वेक्टर बी को ऐसे उठा के ऐसे रख सकते हैं, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है ना। तो अगेन हम इसको उठा के ऐसे रख सकते हैं, तो अगेन सेम लाइन के अलॉन्ग आ गया। तो मतलब लाइन से अगर सेम लाइन के अलॉन्ग हम वेक्टर दो वेक्टर को रख सकते हैं तो हम उसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो कोलिनियर हो गया। अब कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, कोप्लानर वेक्टर जैसा नाम से क्लियर है, जो कि सेम प्लेन में लाई करे। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम एक्स वाई जेड ये तीन एक्सेस लें, अब ये एक्स वाई जेड एक्सेस क्या होगा, जैसे एक्स वाई अगर माने कि इस बोर्ड के प्लेन में है और यहाँ पे ये ओरिजिन है, तीनों एक्सेस मिल रहा है जहाँ पे, उसको हम ओरिजिन बोलेंगे इस जगह। जेड एक्सेस एक्चुअली ऐसा होता है, देखिए कुछ ऐसा होता है, बट इसको क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है फिगर, तो इसको 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा स्लैंट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, बट एक्चुअली ये ऐसा है, ठीक है। तो जैसे अगर एक्स वाई प्लेन बन रहा है, इसमें अगर दो वेक्टर ले लें, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों ही वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर। अगर वेक्टर का प्लेन अलग अलग हो रहा है, जैसे ए बी सी, एक और वेक्टर ले सकते हैं, है ना, तो 3 वेक्टर, ये तीनों क्या हो गया, कोप्लानर वेक्टर हो गया। अगर वेक्टर का प्लेन चेंज हो जाएगा, अगर दो या 3 वेक्टर अगर ले रहे हैं ए बी सी ए, और अलग अलग प्लेन में अगर लाई करता है, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन कोप्लानर वेक्टर होगा। तो कोप्लानर वेक्टर मतलब एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये तीनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये कैसा हो गया, कोप्लानर वेक्टर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो ये आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, और इसको डिफाइन करते हैं ए कैप, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ए कैप। तो ये ए कैप जो होता है वो हुआ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, ऐसे लिखें, और वेक्टर ए बाय ए, ये दोनों तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर काम कर रहा है। अगर हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करें, मान लीजिए वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए,
और इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करें, 1 2 3 4 5, है ना, 5 इक्वल पार्ट्स में, तो ये जो छोटा वेक्टर होगा ये ऑब्वियसली इसका जो मॉडुलस होगा कितना होगा, 1 होगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर 10 न्यूटन होता तो 10 से डिवाइड कर देते। तो ये जो छोटा वेक्टर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप, ठीक है। तो ये ए कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए कैप जो होगा उसका मॉडुलस 1 होगा, और ये जो वेक्टर होगा, जो भी वेक्टर है ओरिजिनल वेक्टर उसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नल वेक्टर। जैसे अगर दो वेक्टर को हम सबट्रैक्ट करें, a माइनस ए करें, है ना, तो इसको हम जीरो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। नल वेक्टर कंप्लीटली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर दो वेक्टर को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दो वेक्टर है, इस तरह वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसको भी वेक्टर होना पड़ेगा। तो इसके मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन के लिए इसके ऊपर क्या एरो लगा दिया हमने। सो दिस इज योर नल वेक्टर, है ना, ये नल वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसके डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट। तो इसका जो डायरेक्शन है वो इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि 0 है। कोई वैल्यू होता, मान लीजिए 1 न्यूटन होता तो बोलते 1 न्यूटन राइटवर्ड काम कर रहा है, 1 न्यूटन लेफ्टवर्ड काम कर रहा है। अगर 0 है तो पता नहीं कि डायरेक्शन क्या है। तो इसका सिर्फ मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग इस पर एरो लगाते हैं, तो डायरेक्शन इसका इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और वेक्टर आता है जिसकी ज़रूरत हमें रोटेशनल मोशन में पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सियल वेक्टर, है ना, ठीक है। तो जैसा नाम से क्लियर है, एक्सियल वेक्टर जो होगा वो एक्सिस के अलोंग या एक्सिस के पैरेलल होगा वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है पार्टिकल, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहां पर, और ये एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जैसे क्या हो रहा है कि जैसे ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे। तो यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, जैसे जो रोल लीनियर वेलोसिटी का होता है लीनियर मोशन में, वही रोल एंगुलर वेलोसिटी का होता है एंगुलर मोशन में। तो इसका जो तरीका होता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल। जैसे अगर मान लीजिए पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम ऐसे कर्ल करेंगे राइट हैंड को, कि फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा डायरेक्टेड, मेरा ओमेगा जो होगा इस तरफ होगा डायरेक्टेड, है ना। और अगर इसी में सेंस को हमने उल्टा कर दिया, है ना, उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो ओमेगा इधर हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पर ओमेगा इस तरफ हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे टर्न हो रहा है, ऐसे हो रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ऐसे राइट हैंड ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब इधर आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर जैसे ओमेगा जो हो गया, है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो ये एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा टॉर्क होता है ना, वो भी एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल है। तो ये सब रोटेशनल मोशन में हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर का, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी वेक्टर को अगर उसके पैरेलल मूव कराया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ does not change. Vector moved parallel to itself does not change, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया।
ठीक है। तो जैसे अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो हम ऐसे ले जाए, तो एज लॉन्ग एज इसका ओरिएंटेशन स्पेस में चेंज नहीं हो रहा है तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री के मल्टीपल से रोटेट किया जाए या 2 पाई के मल्टीपल में रोटेट किया जाए, 2 पाई रेडियन वाले फॉर्म में हो गया। हमें पता है कि जो पाई रेडियन होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई रेडियन कितना होगा, 360 डिग्री। तो अगर 360 के मल्टीपल से रोटेट किया जाए, ठीक है, तो वेक्टर रोटेटेड बाय एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, है ना, वोंट चेंज, ठीक है। तो मतलब अगर वेक्टर को हम रोटेट करें 360 के एंगल से या उसके मल्टीपल से, तो वो जो वेक्टर होगा वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे अगर 360 से रोटेट किया जाए या 720 से रोटेट करें, 720 डिग्री से रोटेट करें या 360 के किसी भी मल्टीपल से रोटेट करें, तो वो जो वेक्टर होगा वो चेंज नहीं होगा। रेडियन के टर्म में हम बात करें तो 2 पाई रेडियन हो जाए या 4 पाई रेडियन हो जाए या 6 पाई रेडियन हो जाए, तो ये सारे केस में जो वेक्टर होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम रोटेट करें, है ना, तो जैसे क्या इसका मतलब हुआ, जैसे अगर वेक्टर मान लीजिए ऐसे ओरिएंटेड है स्पेस में और अगर 360 से ऐसे रोटेट किया जाए तो चेंज नहीं हुआ, या 720 से मतलब क्या हुआ, 2 टर्न हो जाएगा, है ना, तो 1 टर्न हुआ, 2 टर्न हुआ, तो अगेन इसका ओरिएंटेशन स्पेस में चेंज नहीं हो रहा है, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, है ना, तो दोनों ही केस में मेरा जो वेक्टर होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन में आए तो यूनिट वेक्टर को हमने डिफाइन किया था वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए और ए कैप, है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस देखा था, एक्स वाई जेड हमने देखा था, राइट। एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, वाई के अलॉन्ग जो होता है उसको जे कैप बोलते हैं, राइट, और जेड के अलॉन्ग जो होता है यूनिट वेक्टर उसको के कैप बोलते हैं। तो जैसे अगर कोई भी अगर फोर्स, अगर मान लीजिए कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो अगर फोर्स है 5 आई कैप, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है और वो किधर डायरेक्टेड है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड। तो एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है, तो 5 आई कैप। तो हम इस तरीके से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर फ्रैक्शन है तो घट जाएगा, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि नंबर का साइन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि b का वैल्यू लेट्स से कि 2a, तो मॉडुलस ऑफ b जो होगा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 2a ऐसे लिखेंगे तो ट्वाइस ऑफ मॉडुलस a, है ना। और जो डायरेक्शन यहाँ पे प्लस साइन हिडन है तो b जो होगा a के डायरेक्शन में ही होगा। तो जैसे मान लीजिए ये a है तो b ऐसा हो जाएगा कुछ, तो जैसे b का जो मॉडुलस इसका ट्वाइस है तो इतना हो गया, है ना, और ये सेम डायरेक्शन में हो गया, पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर यहीं पे b इज इक्वल टू -2a है लेट से, तो ये अगर मान लीजिए ये a है ना, तो b यहाँ पर अगेन मॉडुलस की बात करें, हम मॉडुलस की बात करें, सो -2a, तो यहाँ पे तो मॉडुलस लग जाएगा -2 में, तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो मॉडुलस उतने ही टाइम्स बढ़ेगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है।
तो हमें दो चीज़ ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे लेट से +½ होता, तब इसका मॉडुलस क्या होता, कम हो जाता है ना। तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, उसके अकॉर्डिंगली जो है उसका मॉडुलस बढ़ सकता है या घट सकता है। और डायरेक्शन डिसाइड करता है कि यहाँ पे साइन क्या होगा, तो पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बताएंगे कि ये किस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल है, हमने क्या क्या आज के वीडियो में देखा। हमने देखा कि वेक्टर क्या होता है और एक वेक्टर को, एक फिजिकल क्वांटिटी को एज ए वेक्टर क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं, उसमें हमने सारा देखा, इक्वल, ऑपोजिट देखा, को इनिशियल, को प्लानर, नल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सब देखा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर हमने देखा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। If you like my video, subscribe to my channel and hit the bell icon. Also, share my video as much as you can. Write your comments in the comment box. Thank you for watching. Thank you so much.